रिकॉर्डिंग लगा देना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, कल हमने जो है वो रिवैल्यूएशन डिस्कस किया था और आज हमने रिवैल्यूएशन के डिस्क्लोजर्स डिस्कस करने हैं। हाँ जी, डिस्क्लोजर्स पढ़े आपने? सबसे पहले ये बताएं, आवाज वगैरह सब ठीक है ना? अच्छा जी, ले जनाब, मैं ओपन कर लेता हूँ वही फाइल जो कल आपको बताई थी। हाँ जी, चैप्टर नंबर क्या था भला? मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। ये 16 चैप्टर नंबर था 7। अच्छा, रिवैल्यूएशन की कल हमने डिस्कशन की थी, उसमें कोई पॉइंट, कोई प्रॉब्लम आपकी? आज आपको मैं एक दो क्वेश्चन भी दे दूंगा, वो हैं तो FR1 की किताब से, लेकिन ये कि उससे प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। ये डिस्क्लोजर्स। हाँ जी, डिस्क्लोजर्स क्या क्या हैं? सबसे पहली बात, डिस्क्लोजर्स होते क्या? डिस्क्लोजर्स होते हैं इंफॉर्मेशंस डिस्क्लोज करना। किसके लिए? यूजर्स के लिए, कि आप यूजर्स को इंफॉर्मेशंस कन्वे करना चाह रहे हैं, यूजर को बताना चाह रहे हैं इंफॉर्मेशन। डिस्क्लोजर्स क्या क्या डिस्क्लोजर करने हैं? सबसे पहला है मेजरमेंट बेसिस। मेजरमेंट बेसिस क्या है? कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल। नरेटिव सेंटेंस लिखते हैं, एसेट्स आर कैरिड। किस तरह लिखेंगे? फिक्स एसेट्स आर कैरिड हाँ जी, फिक्स एसेट्स आर कैरिड एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस। अगर कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं तो। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं फिर कैसे लिखेंगे? फिर लिखेंगे फिक्स एसेट्स आर कैरिड एट कॉस्ट लेस एट रीवैल्यूड अमाउंट लेस subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses। क्लियर बात? दोनों में से कोई एक बात लिख देंगे, कि यहां लिख देंगे फिक्स एसेट्स आर कैरिड एट कॉस्ट लेस accumulated depreciation and accumulated impairment losses, यहां लिख देंगे कि फिक्स एसेट्स आर कैरिड एट रीवैल्यूड अमाउंट्स लेस subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses। क्योंकि जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं पुरानी डेप्रिसिएशन खत्म, नई डेप्रिसिएशन आती है, इसलिए सब्सीक्वेंट का नाम लिखते हैं। उसके बाद सेकंड है डेप्रिसिएशन मेथड।
और तीसरा पॉइंट है यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट, दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 15%, एट द रेट ऑफ 25%, यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड या यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो लिख देंगे फिक्स एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड या डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ इतने % यूजिंग फलाना मेथड। तो एक ही सेंटेंस में दोनों बातें लिख देंगे। नेक्स्ट, ये दो बातें भी हो गई, इकट्ठी करके हमने लिख दी एक सेंटेंस में। हाँ जी, आवाज ठीक आ रही है ना? फाइनल अकाउंट्स में, हाँ जी, फाइनल अकाउंट का सवाल होगा तो उसमें भी ये डिस्क्लोज करना होगा। अगर फाइनल अकाउंट का सवाल होगा तो उसमें भी ये चीजें डिस्क्लोज करनी होंगी। फिक्स एसेट्स होंगे तो ये चीजें बतानी पड़ती हैं और वहां पे हम करेंगे भी। नेक्स्ट है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर। तो ये देखें नीचे, ये एक फिक्स एसेट स्केड्यूल बना हुआ है। ये जो इलस्ट्रेशन बनी हुई है ये डिस्क्लोजर्स बताए हुए, और ये है फिक्स एसेट स्केड्यूल। फिक्स एसेट शेड्यूल स्केड्यूल ये एक हम बना दिया करते हैं और उसमें सारा कुछ लिख देते हैं। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब है ये चाहे रिवैल्यूड अमाउंट हो चाहे कॉस्ट हो, ये कुछ भी हो सकता है दोनों में से। हेलो, जी आवाज आ गई? सर जी आवाज बंद हो रही बार बार। हाँ, दूसरी दफा हुआ। ठीक है, अब रीएस्टैब्लिश हो गया लेकिन बीच में बंद हो गया। एक मिनट जरा नेट चेंज करने लगे, चलें कर दें। फिर लॉस्ट हो गया, अब वो दोबारा आएगा। जब ये लॉस्ट हो जाए तो रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाती है। रिकॉर्डिंग चल रही होती है। अच्छा, चलें जी, आप बताएं। अब आवाज ठीक हो गई? लाइन चेंज कर दी है नेट की, अब मेरा ख्याल मसला नहीं होना चाहिए। हाँ जी ठीक है। सर जी मैसेज नीचे को नहीं जाते, वो बड़ा अजीब हो रही है, उसका कोई हल करें। ले जनाब आगे चलते हैं। हाँ जी आवाज ठीक है? अब जरा एक दफा यस कर दें ताकि पता लग जाए कि ओके है। चलें ठीक हो गया। जी, तो ये ओपनिंग क्लोज बैलेंस बता दिया और उसके बाद ये क्लोजिंग बता दिया। ये डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बता दिया, ये डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बता दिया। आगे क्या है? एडिशन भी बताएं, डिस्पोजल भी बताएं, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी बताएं। अगर कोई एसेट आपने लिए, किस तरह से लिए? नहीं, एसेट हेल्ड फॉर सेल, क्या आपने कोई हेल्ड फॉर सेल कर दिया तो वो भी माइनस कर देते हैं यहाँ से, वो लेता बता दें। फिर एसेट आपने लिए किससे?
बिजनेस कम्बिनेशन के थ्रू, आगे हमने सवाल एक दो किए थे, उसमें बिजनेस एक्वायर किया, 7 एसेट्स आ रहे थे, तो उसे कहते हैं थ्रू बिजनेस कम्बिनेशन। को बिजनेस खरीदा तो एसेट आ गए। इम्पेयरमेंट लॉसेस, इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, सारा कुछ डिस्क्लोज करना है। तो ये देखें, एडिशन भी आ गई, डिस्पोजल भी आ गई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आ गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एडजस्टेड ऑन डिस्पोजल भी आ गई। तो बेसिकली ये सारा कुछ क्या है, ये अकाउंट की मूवमेंट है। मूवमेंट ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक जो लेजर अकाउंट में मूवमेंट हो रही है, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, उसके बाद प्लस माइनस जो कुछ हुआ, वो सारा कुछ इस तरह स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर दें। तो ये बेसिकली लेजर अकाउंट ही है कि एक एसेट का लेजर अकाउंट है और एक जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अकाउंट है। उन दोनों की मूवमेंट जो है वो सारी की सारी यहाँ पे शो कर दें। हाँ जी, एक तो थे ये डिस्क्लोजर्स। तो ये हम फिक्स एसेट स्केड्यूल बनाते हैं, सारी चीजें डिस्क्लोज हो जाती हैं। उसके बाद है कि अगर रीवैल्यूएशन कर दें, ठीक है, अगर रीवैल्यूएशन कर दें तो फिर कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर आ जाते हैं। क्या? इफेक्टिव डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, कब रीवैल्यूएशन किया, इंडिपेंडेंट वैल्यू वाज इन्वॉल्वड और नॉट। कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि इंडिपेंडेंट वैल्यू का नाम बताएं, तो हम उसका नाम भी लिख दिया करते हैं। फिर है कि अगर हम रीवैल्यूएशन ना करते, हैड द एसेट बीन कैरिड अंडर कॉस्ट मॉडल, अगर हम रीवैल्यूएशन ना करते, कॉस्ट मॉडल यूज करते, तो फिर कैरिंग अमाउंट क्या होती? ठीक है, फिर कैरिंग अमाउंट क्या होती? एसेट को हम कितने पे लिखते? तो इसका मतलब है रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, साथ साथ कॉस्ट मॉडल का भी रिकॉर्ड पूरा रखना पड़ेगा। और उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट इंडिकेटिंग द चेंज फॉर द पीरियड, ठीक है, उसमें जो चेंज आया उसकी भी मूवमेंट बनानी है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक दो सवाल देता हूं। FR1 में से सोल्यूशन भी साथ दे देता हूं उसका। क्योंकि ये टॉपिक जो है ये अब FR1 में चला गया सारे का सारा। ये है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। आप इसका जो है वो, मैं इसको जो है वो थोड़ा बड़ा कर देता हूं। हाँ जी, इसी तरह स्क्रीनशॉट लेना कि इसको बड़ा कर दूं, फिर ठीक रहेगा। ले जनाब। ओहो, खत्म हो गया, दोबारा कर देते हैं। ले जनाब, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जरा, क्वेश्चन नंबर 12 का।
हाँ जी, क्वेश्चन का ले लिया स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने एंट्रीज पास करनी है। तो रीवैल्यूएशन का सवाल है, एंट्रीज करेंगे आप इसकी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। ये लें जी, ये भी FR2 में आया हुआ है। जब ये FR2 में था तो उसमें सवाल ही आए हुए थे, यही अब हमने जो FR1 में डाल दिए क्योंकि टॉपिक वहां पे चला गया। ले जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया? ओके, हेलो, ठीक हो गया? चलें, अब मैं आपको इनके दोनों के सोल्यूशन भी दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ये क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट हो गया। ये स्क्रीनशॉट ले लें, अब ये इसी तरह ले लें आप। ये क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ये भी क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है अभी तक। अच्छा जी, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 11 का बाकी हिस्सा, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डन। ये क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। और ये इसका बाकी हिस्सा। और ये नेक्स्ट पेज पे इसकी वर्किंग यहां तक। ले जी, ये दोनों का स्क्रीनशॉट आपने क्वेश्चंस का भी ले लिया, सॉल्यूशन का भी ले लिया। ये बहुत अच्छे सवाल हैं दोनों, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस अगर आप कर लें, ये सवाल हो जाएं, तो आपकी रीवैल्यूएशन सारी की सारी कवर हो जाएगी। डिस्पोजल भी आ गई कि डिस्पोजल के टाइम पे रीवैल्यूएशन सरप्लस को उठा के रिटेन अर्निंग में भेजें। अपवर्ड रीवैल्यूएशन भी है, डाउनवर्ड भी है। एक सवाल में डिस्क्लोजर्स आ गए, एक में जो है वो एंट्रीज आ गई। ले जी, इन सवालों को जरा देख लें एक नज़र। अगर कोई बात पूछनी हो तो बता दें। मेरे एक उस्ताद आए हैं, मैं ज़रा मिलके 5 मिनट के अंदर वापस आया, ठीक है? तो उतनी देर में आप ये दोनों क्वेश्चन ज़रा देख लीजिएगा।
जी जनाब अली, हाँ देख लिया सवाल। IS 38 स्टार्ट करते हैं। कल इन पे इंशाल्लाह बात करेंगे। कोई इशू होगा, कोई मसला होगा, सोल्यूशन भी आपको इसीलिए दे दिया। IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स। हाँ जी, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। दो तरह के इंटेंजिबल एसेट्स हैं, एक है परचेज्ड और दूसरे हैं इंटरनली जनरेटेड। परचेज्ड और इंटरनली जनरेटेड। परचेज एसेट का पॉइंट सिंपल वही है जो कि टेंजिबल एसेट्स के लिए थे कि कब रिकॉर्ड करना है, व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू एंटरप्राइज। ठीक है, रिकग्निशन कब करनी है, नंबर 1 कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू एंटरप्राइज, और नंबर 2 कॉस्ट ऑफ एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये दो चीजें पता हो तो एसेट को रिकग्नाइज कर लेंगे, परचेज एसेट। फिर इंटेंजिबल एसेट में खास तौर पे 3 कंडीशंस का जिक्र किया, A, B, C, कि ये 3 बातें पूरी हो जाएं तो हम एसेट को जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। वो 3 बातें कौन सी हैं? इंटेंजिबल एसेट में जो खास तौर पे पूरी होनी चाहिए, हाँ जी, वो है आइडेंटिफाइबिलिटी, कि एसेट जो है वो आइडेंटिफाई हो जाए। दूसरा, वो आपके कंट्रोल में हो। ठीक है, आइडेंटिफाई हो जाए, फिर वो आपके कंट्रोल में हो। कंट्रोल में इस तरह हो कि बेनिफिट्स आप उससे ले सकें, आपकी ओनरशिप हो, और फिर तीसरी बात है कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो मिल रहे हैं। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चीजें तो हो ही जाती हैं, फ्यूचर बेनिफिट्स आएंगे, यस आ जाएंगे, और आइडेंटिफाई हो जाए। आइडेंटिफाइबल का मतलब ये क्या है कि आप उसको जो है वो बेच सकें, अलहदा से किसी को ट्रांसफर करना चाहें ट्रांसफर कर दें, रेंट पे देना चाहें रेंट पे दे दें, एक्सचेंज करना चाहें एक्सचेंज कर लें,
वगैरह वगैरह। ठीक है, ये आइडेंटिफाइबल का मतलब है। ठीक है, सेपरेबल हो, आइडेंटिफाइबल का मतलब ये है कि सेपरेबल हो, कि आप उसको जो है वो बेच सकें, उसको किसी को ट्रांसफर करना हो ट्रांसफर कर सकें, वगैरह वगैरह। तो एसेट परचेज कोई भी हो। और कंट्रोल का मतलब क्या है? हाँ जी, वो भी आपको मैं पढ़ देता हूं। कंट्रोल क्या है? कंट्रोल ये है कि एन एंटिटी कंट्रोल्स एन एसेट इफ द एंटिटी हैज द पावर टू ऑब्टेन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। उसके पास पावर हो, उसके कंट्रोल में हो, उसके पास लीगल राइट हो कि वो उससे बेनिफिट ले सकता है। ये कंट्रोल की बात है। ठीक हो गया? अब यहां पे दो तीन बातें खास तौर पे डिस्कस कर लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होता है एक, एडवर्टीजमेंट की हमने, फिर एक बात और है, ट्रेनिंग कराई हमने एम्प्लॉयज की। ये दो एग्जांपल्स हैं खास तौर पे। एडवर्टीजमेंट की हमने, ऐड दिया, क्या उससे फ्यूचर बेनिफिट्स नहीं आएंगे? आएंगे, चीजें बेचेंगे। आइडेंटिफाइबिलिटी, अमाउंट भी आइडेंटिफाई कर लिया आपने, कितने पैसे आपने लगा दिए, लेकिन आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। आपका उस पर कंट्रोल नहीं है कोई। आपने अखबार में ऐड दी, दिया, ऐड आ गया, खत्म हो गया। आपने इश्तिहार छापे छाप के बांट दिए, खत्म हो गए। तो बेनिफिट्स तो शायद आएंगे फ्यूचर में, लेकिन आपके कंट्रोल, आपकी कोई ऑनरशिप नहीं है। फिर दूसरा है ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। आपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करवा दी, अब एम्प्लॉय किसी वक्त भी छोड़ के जा सकता है, आपका कंट्रोल नहीं है कि आप उसे रोकें कि तुम 10 साल यहां पे रुको, 5 साल रुको यहां पे। इवन आप उससे कोई बॉन्ड भी साइन करा लें, फिर भी आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि बॉन्ड साइन करा के भी बंदा तो नहीं खरीदा हुआ, बंदा छोड़ के फिर चला जाएगा। तो बॉन्ड साइन करके भी लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो आपका कंट्रोल नहीं है। तो आईएएस कहता है कि ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज वगैरह है, ये ठीक है, कहने में तो ये इंटेंजिबल एसेट हैं, इनका बेनिफिट होगा, लेकिन चूंकि ये कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, तीन, आइडेंटिफाइबिलिटी, कंट्रोल, फ्यूचर बेनिफिट्स, तो आप जो है इनको कैपिटलाइज ना करें। फिर जब परचेज एसेट होगा तो उसे हम हमेशा एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे। आईएएस एक बात करता है, आईएएस कहता है कि अगर आप एक एसेट खरीदते हैं, इंटेंजिबल एसेट, पैसे देके, तो ये इस चीज का प्रूफ होता है कि फ्यूचर में आपको उससे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसलिए परचेज एसेट्स जो हैं उनको आप इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर दें, जितने भी परचेज एसेट्स हैं, एडवर्टीजमेंट के अलावा, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज के अलावा। इंटरनली जनरेटेड में आईएएस कहता है कि आपके एसेट नहीं होंगे। क्या चीज नहीं होगी? गुडविल, इंटरनली जनरेटेड। ब्रांड आपने कोई इंटरनली जनरेट किया, ब्रांड नेम, ठीक है। कोई ट्रेड मार्क आपने इंटरनली जनरेट कर लिया, कस्टमर लिस्ट, ठीक है। पब्लिशिंग टाइटल्स, आपने जो है वो कोई अपनी प्रोडक्ट बनाई, उसका कोई एक टाइटल बना दिया, या किताबों के केस में खास तौर पे एक टाइटल है, टाइटल से ही आपकी किताब पहचानी जाती है, वगैरह वगैरह। इनको जो है वो आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं कैपिटलाइज करेंगे? क्यों नहीं कैपिटलाइज करेंगे? आईएएस कहता है कि इसकी कॉस्ट जो है वो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, उसकी कॉस्ट नहीं पता लग सकती। आपके एसेट हैं नो डाउट, लेकिन आप उनका रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कॉस्ट नहीं पता। उसके लिए भी आईएएस एक बात करता है, आईएएस कहता है कि गुडविल बनी, कोई ब्रांड नेम बनाया, कोई ट्रेडमार्क बनाया, कोई कस्टमर लिस्ट बनी, कोई पब्लिशिंग टाइटल वगैरह, ये आपने बनाए। हाँ, इसके साथ और भी लिख लेते हैं, रेसिपीज, पेटेंट्स, पेटेंट होता है फॉर्मूला, रेसिपी भी इसी को कहते हैं।
ठीक है, फॉर्मूला किस तरह से हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, चैप्टर नंबर मुझे बताइएगा क्या है स्टडी टेक्स्ट का। वो चैप्टर खोल लेते हैं, उसमें चीजें बड़ी अच्छी लिखी हुई हैं, वहां से देख लेते हैं। हाँ जी, चैप्टर नंबर कौन सा है IS 38 का? जी, स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर नंबर जरा बता दें FR2 का। ओल्ड में नहीं बताएं जी, नई किताब में बताएं, ओल्ड वाली नहीं चाहिए, नई में। सेवन, लो जनाब चैप्टर नंबर 7 ओपन कर लेते हैं। ये गलत हो गया, चैप्टर नंबर 7 ओपन करना था इधर से। ये कौन सा आपने चैप्टर नंबर बता दिया, ये IS 8 है, IS 38 तो नहीं है। क्या करते हैं आप, चैप्टर नंबर चेक करें कौन सा है, 9 ही चेक कर लेते हैं, फिर सारे चैप्टर खोल के बारी बारी देखेंगे। ये भी नहीं है, और दसो यार केड़ा चैप्टर है, किताब नहीं है किसी के पास स्टडी टेक्स्ट। कमाल लोग हैं भाई आप। चले फिर ढूंढें, इतनी देर मैं बैठा हूं, जब आपको चैप्टर नंबर लब जाए कि फलाना है तो मुझे बता दीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 है, लो जनाब। ले जनाब आ गया, शुक्रिया जी। हाँ जी, ठीक है, ये बता दिए यहाँ पे कंट्रोल, उसके बाद जो है ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और फिर आइडेंटिफाई हो जाए। और फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, वो तो सिंपल सी बात है, वो हमने पहले बात कर ली। हाँ जी, ये आगे कुछ एग्जांपल्स दी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह वगैरह, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, गुडविल। गुडविल परचेज्ड उसको एसेट रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन गुडविल इंटरनली जनरेटेड उसको एसेट रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ जी, ये आ गया इंटरनली जनरेटेड के बारे में इंफॉर्मेशन। गुडविल, ब्रांड्स, मॉस हेड्स, ठीक है, रिकग्नाइजेबल टाइटल इसको कहते हैं। उसके बाद ये पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर लिस्ट वगैरह वगैरह, इनको क्यों रिकॉर्ड नहीं करते? रिकग्निशन ऑफ दीज आइटम्स एज इंटेंजिबल एसेट व्हेन दे आर जनरेटेड इज प्रोहिबिटेड, मना कर दिया। क्यों? बिकॉज द इंटरनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज आइटम्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड सेपरेटली फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस एज अ होल। वो कहते हैं गुडविल कितने पैसे लगे, आप जो बिजनेस में काम कर रहे हैं वो सारा गुडविल बनाने पे लग रहा है। आपके एम्प्लॉयज हैं, अच्छा काम करते हैं तो एम्प्लॉय को तनख्वाह देते हैं, गुडविल बनाने में कंट्रीब्यूट हो रहा है। आपकी क्वालिटी कॉस्ट कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं तो उस पर क्वालिटी कॉस्ट आ रही है, वो जो है वो आपका इंटेंजिबल एसेट
वो आपकी गुडविल का पार्ट है। आपने जो है वो कस्टमर्स को अच्छी प्रोडक्ट्स बेची, तो जो प्रोडक्ट्स आपने बेची वो कस्टमर नए कस्टमर्स को गाइड करेंगे वगैरह वगैरह। मतलब कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती, आइडेंटिफाई नहीं हो सकती कॉस्ट कितनी है। तो जब उसकी अमाउंट पता नहीं चल सकती तो फिर हम जो है इसको एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फिर उससे आगे आईएएस बात करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। एक इंटरनली जनरेटेड एसेट ऐसा है जिसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं और वो है डेवलपमेंट कॉस्ट। डेवलपमेंट कॉस्ट वो कैपिटलाइज हो जाएगी, और रिसर्च जो है वो फिर भी कैपिटलाइज नहीं होनी, वो रिसर्च जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस चार्ज करेंगे, जबकि डेवलपमेंट कॉस्ट को हम एसेट बना सकते हैं। रिसर्च क्या होता है बता दिया, ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट है एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, रिसर्च को आप इस तरह समझ लें कि ये थ्योरेटिकल वर्क होता है, पेपर वर्क, थ्योरेटिकल वर्क, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और डेवलपमेंट क्या होता है, वो फिजिकल काम। ठीक है जी, एप्लीकेशन अगली स्टेज पे आ जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, जो हमने रिसर्च करने के बाद फाइंडिंग्स आ गई हमारे पास, उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। और एप्लीकेशन में क्या करते हैं, हम मटेरियल बना रहे होंगे, डिवाइसेस, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम, सर्विसेज, कुछ भी। कब तक, बिफोर स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। यानी डेवलपमेंट को आप ये भी कह सकते हैं कि जो हम ट्रायल प्रोडक्शन करते हैं, ट्रायल बेसिस पे जो हम काम करते हैं, वो डेवलपमेंट फेज कहलाता है। तो डेवलपमेंट फेज में जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट जो है उसे हम कैपिटलाइज कर देंगे। कब करेंगे, उसके लिए भी कंडीशंस हैं। डेवलपमेंट ये ऊपर रिसर्च एक्टिविटीज बताया, नया नॉलेज ले रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हैं, फिर क्या हमने करना है उसमें से फाइनलाइजेशन की हमने। और फिर डेवलपमेंट में क्या है कि डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, प्री प्रोडक्शन, प्रोटोटाइप्स एंड मॉडल्स। प्रोटोटाइप क्या होते हैं, सैंपल को कहते हैं, जो हम टेस्ट बेसिस पे कुछ सैंपल्स बनाते हैं। डिजाइन ऑफ टूल्स इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये टूल के स्पेलिंग गलत लिखे हुए, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट, और फिर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मटेरियल। पायलट प्लांट क्या होता है ये बताया हुआ है, दैट इज नॉट लार्ज एनफ फॉर इकोनॉमिक कमर्शियल प्रोडक्शन। कि हमने एक छोटा सा प्लांट लिया, हम प्रोडक्शन करेंगे तो हम 2 करोड़ रुपए का प्लांट लगाएंगे, लेकिन अभी हम डेवलपमेंट फेज में हैं। पहले हमने देखना है क्या ये काम जो हम करने जा रहे हैं नया, ये हो भी सकता है, वाकई हो जाएगा, प्रैक्टिकली हम उसको करके देख रहे हैं। हमने कोई 10-12 लाख का एक छोटा सा प्लांट बनवा लिया, उसे कहते हैं पायलट प्लांट, और ये प्लांट बाद में फायदा नहीं देगा। अभी इस प्लांट को यूज किया, 6 महीने में 20 यूनिट बने सिर्फ। जो 2 करोड़ का प्लांट है वो लगाएंगे तो एक दिन में 2-2 हजार यूनिट बनेंगे, तो इस प्लांट का भी फायदा नहीं होगा, ये यूजेबल नहीं होगा। तो ये जो प्लांट है इसका मतलब है ये फुली डेफिसिट हो गया इधर ही डेवलपमेंट फेज में, तो इसको हम जो है वो डेवलपमेंट फेज में चार्ज कर देंगे। जी मोहसिन साहब, आपका सवाल कस्टमर लिस्ट पे पूछ रहे हैं, सवाल बताइएगा। अच्छा जी, बुक में लिखा है कि इन केस ऑफ कस्टमर लिस्ट कंट्रोल नहीं होता, दैट्स वाई एसेट नहीं है, मगर एग्जाम्पल में लिखा है कि अगर कस्टमर रिलेशनशिप इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन हो तो फिर एसेट रिकग्नाइज कर लेंगे। अब क्वेश्चन में हम कब कौन सी एजम्पशन लेंगे, अगर हम कस्टमर लिस्ट खुद डेवलप करते हैं तो वो एसेट नहीं है क्योंकि उसकी कॉस्ट नहीं पता। ठीक है, और अगर हम कस्टमर लिस्ट बाय करते हैं तो वो एसेट है क्योंकि हमें पता है कि हमने कितने में कस्टमर लिस्ट खरीदी। ठीक है, बस अगर कस्टमर लिस्ट खुद बनाएंगे तो वो एसेट नहीं है, और अगर कस्टमर लिस्ट खरीदेंगे तो वो एसेट है। हाँ जी, क्लियर हो गया। आप कस्टमर लिस्ट खरीदते हैं, मार्केट से मिलती है कस्टमर लिस्ट, बिल्कुल मिलती है। आप कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं,
इंग्लैंड में, आप क्या कर सकते हैं अपना, हाँ कंट्रोल होगा ना, हम उसको आगे किसी को आइडेंटिफाइबल भी है, कंट्रोल भी है। कंट्रोल क्या है कि वो लिस्ट हमारे पास है, हम उससे बेनिफिट्स लेंगे, ठीक है, उससे हम बेनिफिट्स लेंगे। कंट्रोल क्या है? पावर टू ऑब्टेन बेनिफिट्स। हमारे कस्टमर हैं, अगर हम इंटरनली जनरेट करते हैं फिर भी हमारा कंट्रोल है कि हमारे कस्टमर हैं, हम उनसे बेनिफिट्स लेंगे, लेकिन कॉस्ट नहीं पता। इसमें असल पॉइंट है कॉस्ट नहीं पता, ठीक है, कॉस्ट नहीं पता। तो हम जो है वो वहां अपना बंदा भेजें, वो जाए, उसको पता लगे, कस्टमर्स का ना लगे, पैसा भी खर्च करें, उसकी बजाय मार्केट में ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनके पास इंग्लैंड में जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, प्रोडक्ट के कस्टमर कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, उनके पास एक लिस्ट होती है। वो कहते हैं ठीक है, हमसे लिस्ट ले लें, 20,000 रुपए की लिस्ट हम आपको दे देंगे। अब आप बंदा भेजें, उसका जाने आने का टिकट ही जो है वो आपका 60-70 हज़ार रुपए का लग जाएगा, फिर उसका वहां रहना, फिर उसका खर्चा, फिर वो कस्टमर ढूंढ सके ना ढूंढ सके, उसकी बजाय आप कहेंगे 20,000 रुपया दो, 40 कस्टमर की लिस्ट मिल रही है, बस ठीक है, फिर उनसे कांटेक्ट करेंगे। अब आप 40,000 रुपया पैसे दे के खरीद रहे हैं लिस्ट, इसका मतलब है कि यू आर श्योर टू obtain benefits more than 40,000 rupees from this list, ठीक है, क्योंकि अगर आपको श्योरिटी ना होती तो आप कभी भी इतने पैसे ना देते। फिर आपने उसमें से कस्टमर से कांटेक्ट किया, आपको डायरेक्ट पता लग गया फला फला कस्टमर है, उसमें कांटेक्ट पर्सन कौन है, किससे बात करनी है, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, घर बैठे आपने खरीद ली लिस्ट। जब आपने खरीद ली तो अब आप उनसे रब्ता करेंगे, उनमें से आप कईयों को माल बेच लेंगे और 40,000 से ज्यादा का बेनिफिट ले लेंगे। तो इस तरह ये लोगों का बिजनेस है, वो प्रोवाइड करते हैं लिस्ट के, अच्छा फलां आपको इलाके में चाहिए, मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ, वो फिर उसके हिसाब से कोई लिस्ट 5,000 की मिल जाती है, कोई 10,000 की, कोई 50,000 की। ये बिजनेस है लोगों का, लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलें जी, ठीक हो गया। तो आप ना IFRS की जो किताब है ना हमारी, उससे पढ़ें, उसमें ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, वहां से पढ़ लीजिएगा। ले जनाब, अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट कॉस्ट कब कैपिटलाइज करेंगे। हमने डिस्कस कर लिया रिसर्च कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती, डेवलपमेंट कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो वो इनिशियल फेज होता है, पता नहीं बाद में बेनिफिट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, IS ये कहता है। तो बस जब IS ने कह दिया तो रिसर्च कॉस्ट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, बेशक ऑर्गेनाइजेशन ये कहे कि हम बाद में बेनिफिट ले लेंगे, नहीं माना जाएगा। डेवलपमेंट फेज जो है वो एडवांस फेज होता है, तो इसलिए IGES कहता है कि डेवलपमेंट फेज में जब आप पहुंच गए तो इसका मतलब है कि अब जो है वो आप ये काम करेंगे ही करेंगे, बेनिफिट्स लेंगे ही लेंगे, लेकिन ये कंडीशंस 6 पूरी हो जाएं। ये 6 कंडीशंस क्या? टेक्निकली फिजिबल हो, वो काम हो सकता है, कंपनी की इंटेंशन उसको कंप्लीट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और जो आप काम कर रहे हैं उसका बेनिफिट होगा कंपनी को इंटरनली, या उसको मार्केट में बेचेंगे तो बेनिफिट हो जाएगा। दो ही काम है ना, एक नया मटेरियल बनाया, खुद इस्तेमाल करेंगे या मार्केट में बेचेंगे, खुद इस्तेमाल करें फायदा होगा, मार्केट में बेचेंगे तो भी बेनिफिट होगा। और फिर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट होंगे, जी होंगे, उसके लिए मार्केट एग्जिस्ट करती हो। अगर आपने मार्केट में बेचना है तो आपकी मार्केट एग्जिस्ट करती हो, और अगर आपने इंटरनली यूज करना है तो फिर उसकी यूजफुलनेस हो इंटरनली। जैसे हमने नया मटेरियल बनाया, अगर खुद यूज करना है तो मार्केट से महंगा मिलता था, हमने जो बनाया वो सस्ता है, फायदा होगा, बेनिफिट होगा। अगर हमने प्रोडक्ट बनाई मार्केट में बेचनी थी तो मार्केट एग्जिस्ट करती है, ये कंडीशन भी पूरी हो कि वाकई उससे बेनिफिट्स आने हैं। रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू कंप्लीट द डेवलपमेंट कॉस्ट, फाइनेंशियल, टेक्निकल वगैरह वगैरह, हर किस्म के रिसोर्सेज हों, आपके पास पैसा हो कि आप कल को ये काम कर सकेंगे। नहीं है तो आपका बैंक से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, बैंक विलिंग है कि आपको फाइनेंस कर देगा, तो इसका मतलब है रिसोर्सेज अवेलेबल है। और आखिरी पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है और है सादा सा, कि आपने कितना खर्चा किया, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, वो मैयर हो जाए रिलायबली, ठीक है, पता लग जाए कितना। मतलब ये हुआ कि उसका रिकॉर्ड अलग से मेंटेन किया जाए। अगर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, अगर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो फिर पता लगेगा कि कितनी अमाउंट इनकर हुई। और अगर आपने उसका हिसाब किताब ही नहीं रखा हुआ अलग से, तो फिर कैसे पता लगेगा?
कि अमाउंट कितनी इंकर हुई, फिर पता नहीं लग सकेगा। तो आपका कॉस्टिंग रिकॉर्ड इस तरह का हो कि आप जो है उसको मुहैया कर सकें, अमाउंट इतना मटेरियल लग गया, इतनी लेबर लग गई, इतने ओवरहेड लग गए, आपको सारा जो है वो पता लग जाए। राइट जनाब, लें जी। तो ये 6 के 6 पॉइंट्स साइमल्टेनियसली पूरे हो रहे हो। अगर कोई एक पॉइंट भी नो में होगा तो हम उसको एसेट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। 6 की 6 कंडीशंस पूरी हो रही होंगी तो हम एसेट को कैपिटलाइज कर देंगे, डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर लेंगे, उसको एसेट जो है वो बना देंगे। अच्छा, अब एक बात और, अगर कंडीशंस पूरी नहीं होती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, R&D, रिसर्च तो हमेशा एक्सपेंस होगा, डेवलपमेंट जो है वो एसेट बना देंगे इफ 6 conditions are met, if all 6 conditions are met। राइट, अगर कंडीशंस मीट नहीं हो रही तो एक्सपेंस चार्ज करेंगे। डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, कंडीशंस मीट नहीं हो रही तो क्या करेंगे, एक्सपेंस चार्ज कर देंगे। डेवलपमेंट कॉस्ट विल बी चार्ज्ड एज एक्सपेंस इन SOCI। इन SOCI कंडीशंस मीट होना शुरू हो गई, कंडीशंस मेट ऑन, फर्स्ट करें 1 सितंबर 2018, और हमने काम शुरू किया था मार्च 2018 में, और काम चलता रहा। अक्टूबर तक हमने कितना खर्चा किया, सॉरी सितंबर की बात कर रहे हैं, तो अगस्त तक कितना खर्चा किया, हाँ जी, अगस्त तक हमने कितना खर्चा किया, 5 लाख। और उसके बाद फिर सितंबर से लेकर दिसंबर तक कितना खर्चा किया, 3 लाख मजीद खर्चा कर दिया, टोटल हो गया 8 लाख। कैपिटलाइज कितना करेंगे, कंडीशंस मीट हो गई हैं 1 सितंबर को, और 1 सितंबर से ऑनवर्ड हमने जो है वो 3 लाख रुपए खर्चा किया। तो ये बता दें कि कितनी कॉस्ट अब कैपिटलाइज करें, 8 लाख पूरी कर लें या सिर्फ 3 लाख करें? हाँ जी, बताइएगा इसका जवाब। 300 के ये कैपिटलाइज होगा। तो प्रीवियसली जो हमने कोई एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दिया, previously recognized expense cannot be capitalized later, ये याद रखनी बात। तो पिछला कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा। क्लियर बात। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर परचेज हो तो फिर क्या करते हैं, अगला पॉइंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट परचेज हो तो फिर क्या करेंगे। रिसर्च है जो हमने खरीदी वो है 1 लाख रुपए की, और डेवलपमेंट हो गई है 3,50,000 की। टोटल हमने जो है वो 4,50,000 रुपया दे के रिसर्च एंड डेवलपमेंट खरीद ली। कौन सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन प्रोसेस। कोई काम कर रहा था मार्केट में, उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू की, पूरा नहीं हो सका, किसी वजह से रुक गया, हमें पता लगा, हमने कहा यार दिखाओ क्या काम किया था, उसने कहा ये काम किया, हमने कहा लाओ हमें बेच दो। ठीक है, तो जाहिर हम खुद से रिसर्च करें, उसका बना बनाया काम हम खरीद लें और आगे हम शुरू कर दें मजीद काम। ठीक है, इन प्रोसेस है, और ये जो इन प्रोसेस है इस पे फर्दर हम खर्चा करेंगे, क्योंकि अभी ये इन प्रोसेस है,
फर्दर उस पर रिसर्च भी होगी मजीद कुछ, फिर उस पर फर्दर जो है वो डेवलपमेंट भी होगी। ठीक है, सयाम साहब ने पूछा है कि रिसर्च एक्सपेंस ही रहेगा। ऊपर जो हमने एग्जांपल की उसके बारे में पूछ रहे हैं। जो इंटरनली हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं उसमें रिसर्च हमेशा एक्सपेंस होता है और डेवलपमेंट हमेशा, डेवलपमेंट की कंडीशंस मीट हो जाएं तो उसे हम एसेट बना देते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट परचेज की, कि हमने खरीदी। तो इसके बारे में आपसे पूछ रहा हूं, पढ़ा तो होगा आपने पहले कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट खरीदी, इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट 4.5 लाख रुपया दिया, तो 4.5 लाख को क्या करें, 1 लाख को क्या करें, 3.5 को क्या करें, और फिर इस पे फर्दर हम खुद लगाएंगे पैसा, उस पर हम अभी बाद में बात करते हैं। पहले तो इस 4.5 लाख की बात करनी है ना, कि इसमें से कितना कैपिटलाइज करें, कितना एक्सपेंस चार्ज करें। ब्रेकअप हमें बता दी कि 1 लाख रिसर्च पे लगाया था उस पार्टी ने, और 3.5 लाख जो है वो उसने डेवलपमेंट पे लगाया था। बता दें। हाँ जी, क्या करें, कुछ तो बताएं, सही बताएं गलत बताएं, नो आइडिया। होल अमाउंट विल बी कैपिटलाइज्ड। पहली बात है, कभी ये पता ही नहीं होता कि रिसर्च कितनी है, डेवलपमेंट कितनी है। पूरा सौदा करते हैं कि हाँ जी की काम की इतने पैसे ले लो, तो 4,50,000 सारे का सारा कैपिटलाइज कर देंगे। और अगर पता भी हो तो कोई फायदा नहीं है उससे, हमने टोटल अमाउंट ही कैपिटलाइज करनी है। सवाल ऐसे आए हुए, उसने कहा रिसर्च खरीदा, रिसर्च इतना, डेवलपमेंट इतना, टोटल कैपिटलाइज करना है। हाँ, उसके बाद इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम जो फर्दर खर्चा करेंगे रिसर्च, वो हमेशा एक्सपेंस होगा, और जो हम उस पर डेवलपमेंट करेंगे वो एसेट बनेगा। और अगेन इफ 6 कंडीशंस आर मेट, फिर राइट। लो जनाब, अब हम आखिरी बात करने लगे अमोर्टाइजेशन की। अमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं होती, अमोर्टाइजेशन होती है। रिवैल्यूएशन अपवर्ड डाउनवर्ड, वो जो हमने कल बात की वही सारा था। अमोर्टाइजेशन, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एसेट की लाइफ इनडेफिनेट है या फाइनाइट है। अगर लाइफ इनडेफिनेट है तो नो अमोर्टाइजेशन विल बी चार्ज्ड, यानी लाइफ का पता ही नहीं कितनी है। जाहिर है लाइफ का पता नहीं होगा तो अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं हो सकेगी। और अगर लाइफ फाइनाइट होगी तो फिर अमोर्टाइजेशन लगाएंगे। किस बेस पे लगाएंगे? हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स। देखेंगे एसेट से बेनिफिट किस साल में कितने कितने आएंगे, तो उस बेनिफिट्स के पैटर्न पे अमोर्टाइजेशन लगा देंगे। और अगर ये पैटर्न पता नहीं होगा, ठीक है, पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स इफ नॉट नोन, लेकिन लाइफ फाइनाइट है, तो फिर क्या करें, फिर अमोर्टाइजेशन ना लगाएं, फिर भी अमोर्टाइजेशन लगाएंगे, फिर स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगा दें। चलें जी, ये अमोर्टाइजेशन आ गई। आगे बात करते हैं रीवैल्यूएशन की। वो सेम है जो हमने IAS 16 में डिस्कस किया। एक बात और, रिन्यूअल पीरियड, इसको कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे?
सवाल में बाज़ दफ़ा दिया होता है कि हमने लाइसेंस लिया 5 साल के लिए, इट कैन बी रिन्यूड फॉर अ फर्दर 3 years पीरियड ऑफ टाइम, तो शुड वी कंसिडर द रिन्यूअल पीरियड इनिशियली और नॉट? हम इनिशियली जो है रिन्यूअल पीरियड को कंसिडर कर लें कि ना करें, बता दें। हाँ जी, रिन्यूअल पीरियड को कंसिडर कर लें। हाय 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 हाय, ऐसे नहीं करना। हाँ जी, रिन्यूअल पीरियड के लिए जो है अमाउंट पे डिपेंड करता है। यस, सबसे पहली बात है कि सवाल में वो कहे रिन्यू कराना है तो बात ही खत्म हो गई। अगर सवाल में ये कह दे रिन्यूअल करानी है, इंटेंशन है, तो फिर तो बात ही खत्म, फिर तो वो पीरियड आना ही आना है। लेकिन अगर नहीं बताया हुआ, ठीक है, इफ नथिंग mentioned about intention of renewal, तो फिर क्या करेंगे? इफ renewal fee is insignificant, तो फिर क्या करेंगे? कंसिडर रिन्यूअल पीरियड ठीक है, इनसिग्निफिकेंट। और अगर रिन्यूअल फी जो है वो सिग्निफिकेंट है तो फिर क्या करेंगे? इग्नोर रिन्यूअल पीरियड। ठीक होगा, फिर जो है रिन्यूअल पीरियड को इग्नोर कर देंगे। बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या है कि इनिशियली आपने दिया ₹1,00,000, ठीक है, इनिशियल पे किया कितना? ₹1,00,000 5 साल के लिए, और उसके बाद जो है वो ₹2,000 देना है 3 साल के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा लाइफ कितनी होगी, पीरियड कितना होगा? वो होगा 5 + 3 8 years। तो हम 1,00,000 को 8 साल पे मोर्टाइज कर देंगे। राइट। और अगर दूसरी एग्जांपल लेते हैं, रिन्यूअल फी जो है, इनिशियल फी जो है वो कितनी है? 1,00,000 है, और यहां पे जो है वो 30,000 देना है। तो 30,000 एक बड़ी अमाउंट है। कंपेयर करें, यहां पे आप देखें, इसको 5 पे डिवाइड करें तो कितना बना? 20,000 पर एनम बना। इसको 3 पे डिवाइड कर दें तो 10,000 पर एनम बना। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे इस केस में? इस केस में हम लाइफ जो है वो लेंगे कितनी? 5 साल, और रिन्यूअल पीरियड को छोड़ देंगे। बस, पहले केस में 8 साल ले लिया जब इनसिग्निफिकेंट था। इनसिग्निफिकेंट ये होता है छोटी सी अमाउंट है, नॉमिनल सी अमाउंट। इंटेंशन है, लो, अगर इंटेंशन है तो काम ही खत्म हो गया। इफ इंटेंशन इज देयर, तो फिर अकॉर्डिंग टू इंटेंशन करेंगे। फिर लाइफ जो है वो
अकॉर्डिंग टू इंटेंशन लेंगे। लेकिन वो बताता नहीं है ना कि इंटेंशन है। अगर तो इंटेंशन बता दिया तो आपको कह दिया इसको इंटेंड करवाना है 3 साल और, तो आपने देखना ही नहीं, आपको कह दिया कि लाइफ ही 8 साल है। लीज पढ़ा ना, लीज में वो कहता है इंटेंशन है तो बस पूरी लाइफ ले लेते हैं, इंटेंशन नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो यहां पे वो कहता है कि इंटेंशन के बारे में कुछ नहीं कहा तो फिर आप देखें, ठीक है, किसको क्या करना है। राइट, चैलेंज। IS 38। कल हमारा कौन सा टॉपिक होगा? हाँ जी, कल हमने लीज पे बात करनी है ना, लीजेस पे बात करनी। सबसे पहले तो हम देखेंगे रिवैल्यूएशन में कोई अगर प्रॉब्लम हो और साथ IS 38 में आपको इशू हो तो वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर लीज पे आएंगे और लेसी की डिस्कशन इंशाल्लाह कल कर लेंगे, उसके डिस्क्लोजर्स वगैरह भी सारे। और फिर परसों जो है वो हम लेसर की बात करेंगे और उसके डिस्क्लोजर्स वगैरह देखेंगे। लीज लेसी का काम अच्छी तरह हो गया तो लेसर का काम भी हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन तो सारे के सारे ही करने वाले हैं। आपका कोई पॉइंट है, कोई इशू है तो बताइए IS 38 में, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। हेलो, आवाज बताएं आ रही है कि नहीं? अलीम बासी साहब कहते हैं, पूछ रहे हैं कि आवाज आ रही है, उनको बता दें आवाज आ रही है, वो अपना लॉगिन दोबारा कर लें। हाँ जी, आप जो है वो 2 सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 और 14 ये जरूर कर लीजिएगा, बल्कि 14 अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 13 और 15, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे है कि मिस जैनब आपने पहले क्लास पढ़ी थी या लेक्चर बाद में अटेंड किए? जाहिर है रिवीजन तो उन्हीं चीजों की होती है ना जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो आपके स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं तो आप बताएं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप बताएं IS 38 में कोई आपके इश्यूज हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं, वरना जाहिर है जो चीजें लिखी हैं वही दोबारा हमने डिस्कस करनी है। आप कुछ पूछेंगे भी तो वही जो पहले पढ़ाया गया उसी में से ही कुछ पूछेंगे, IS में जो लिखा उसी में से पूछेंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 अभी देख लेते हैं। IS 38 में कोई चेंजेस नहीं हुई हैं। IS 38 में एक वेबसाइट कॉस्ट है, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसको पढ़ाइएगा, उसको देख लेंगे, ठीक है। वेबसाइट कॉस्ट जो है वो SIC 32 है उसका, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, पैक की किताब में भी दिया हुआ है, एक पेज दिया हुआ है SIC 32 वेबसाइट कॉस्ट, वो बताया हुआ है कि उसमें क्या चीजें कैपिटलाइज करनी है क्या नहीं करनी है, ठीक है। तो वो पढ़ लीजिएगा, उसमें भी अगर कोई इशू होगा तो उसको कल देख लेंगे। लीज में कोई चेंज आया है या सेम है? जो लीज पहले था पुराना वही है,
लीज में कम कर दिया, सेल एंड लीज बैक निकाल दिया। सेल एंड लीज बैक अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो डिलीट कर दिया, कम हो गया काम लीज का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये जो भी हमने रिन्यूअल की बात की, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इस पे रिन्यूअल पे बता दिया, रिन्यूअल वुड अलाउ टू यूज अ लाइसेंस फॉर अनदर 5 years, अगले 5 साल मजीद रिन्यूअल करा सकते हैं। उसके बाद रिवैल्यूएशन मॉडल है, ये ठीक हो गया। इंडिपेंडेंट वैल्यू जो है वो एस्टिमेट किया उसने लाइसेंस को। हाँ, एक बात और बतानी है आपको, वो ये है कि टेंजिबल एसेट तो रीवैल्यू हो सकता है, उसकी मार्केट एग्जिस्ट ना भी करती हो, लेकिन जब हम IAS 38 की बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट की, तो एसेट सिर्फ उस केस में रीवैल्यू होगा कि अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है। एसेट कैन बी revalued, intangible asset can be revalued only if active market exists। अगर उसकी एक्टिव मार्केट नहीं है, एक्टिव मार्केट का मतलब बायर मौजूद है, वो कह रहा है मैं इतने का ले लूंगा, तो उसको रीवैल्यू कर देंगे। और अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती है तो कोई मेथड लगा के इसको रीवैल्यू नहीं किया जा सकता एसेट को। ठीक है, ये भी एक अहम पॉइंट था। अब आप देखें ए बी सी के केस में, ए के केस में भी एक्टिव मार्केट है, बी में भी एक्टिव मार्केट है, सी में भी एक्टिव मार्केट है, डी में उसने कहा एक्टिव मार्केट नहीं है, और साथ नीचे उसने बता दिया, उसने कहा वैल्यू जो है ना वो हमें वैल्यू बता रहा है, वो कह रहा है ये 130 मिलियन इसकी वैल्यू बनती है, तो क्या हम डी को रीवैल्यू करेंगे? हाँ जी, डी को रीवैल्यू करेंगे? नहीं करेंगे, तो डी ने रीवैल्यू नहीं होना। तो ये जो पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ, ये वैसे ही चेक करने के लिए उसने हमें दिया कि हम इसको कहीं रिवैल्यूएशन तो नहीं इसकी कर देंगे, तो इसकी रिवैल्यूएशन नहीं होनी। चलें, अब हम बात करते हैं कि इनकी लाइफ क्या होगी। ठीक है, इनकी लाइफ क्या होगी। रिवैल्यूएशन अपनी जगह पे हो गई। लाइसेंस जो है वो है ABCD फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। 10 years एक्सपेक्टेड पीरियड उसने बता दिया, वो कितना है? 12 साल। बी का इनडेफिनिट, सी का 6 साल, सी हमें सिर्फ 6 साल बेनिफिट देगा, और डी जो है वो 12 साल बेनिफिट देगा। सबसे पहली बात करते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ रिन्यूअल कॉस्ट, क्या सी को हम रिन्यू कराएंगे? बता दें मुझे। रिन्यूअल फी कुछ भी हो, चाहे 5 रुपये हो, चाहे 5 लाख रुपया हो, क्या हम सी को रिन्यू कराएंगे? उसकी लाइफ सिर्फ 6 साल है। सी की लाइफ जो है वो सिर्फ 6 years है, तो क्या सी को हम रिन्यूअल कराएंगे? उसकी रिन्यूअल कॉस्ट देखेंगे क्या है, या हम नहीं कराएंगे? बताएं जी। सी की रिन्यूअल नहीं करवाएंगे। हम 2 मिलियन रुपया भी, यानी कि 1000 2000 भी हो, तो हम उसको जाया नहीं करेंगे। ठीक है, उसको हम जाया बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उसने हमें बेनिफिट ही नहीं देना। उसका तो बेनिफिट ही सिर्फ 6 साल तक आना है। तो इसका मतलब है सी की लाइफ जो है वो 6 साल हो जाएगी। बेशक लाइसेंस 10 साल के लिए लिया, लेकिन हमने उसकी लाइफ के हिसाब से उसको अमोर्टाइज करना है, तो उसने बेनिफिट सिर्फ 6 साल देना है, तो उसको 6 साल पे अमोर्टाइज कर देंगे। सी का काम तमाम हो गया। अब डी पे आ जाते हैं। हाँ जी, सी ओके, बता दें। अब डी पे आ जाते हैं। डी जो है उसका लाइफ, उसका बेनिफिट हमें 12 साल तक मिल सकता है, और उसकी रिन्यूअल फी जो है वो सिर्फ 1 मिलियन है। ओरिजिनली हमने 60 मिलियन दिया। क्या हम इसकी रिन्यूअल पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बता दें मुझे। इंटेंशन तो कोई नहीं बताई हुई, लेकिन क्या इसकी रिन्यूअल होगी? हाँ जी, इसकी रिन्यूअल जाहिर है करवाएंगे, और 12 साल तक बेनिफिट लेंगे। अब रिन्यूअल करा के हमारा टाइम पीरियड बन जाएगा कितना? 15 साल। ठीक है,
रिन्यूअल हमने कराई और हमारा टाइम पीरियड बन गया कितना, 15 साल बन गया, 10 जमा 5 15 हो गया। तो क्या हम जो है वो 15 साल लें या 12 साल लें, बता दें मुझे। बेनिफिट में सिर्फ 12 साल आना है, रिन्यूअल जरूर कराएंगे। तो अब 15 साल पे इसको अमोर्टाइज करें या 12 साल पे करें? हाँ जी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो आपने करने होंगे वो होंगे 13, 14। वैसे आप जितने मर्जी सवाल करें लेकिन कम से कम इनको जरूर करें ताकि थोड़ी रिवीजन भी हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। हाँ जी, कोई जवाब ही नहीं दिया आपने। अब 15 साल के लिए हमारे पास लाइसेंस तो है लेकिन बेनिफिट आएगा सिर्फ 12 साल, तो इसकी लाइफ 12 साल ले लेंगे। ठीक हुआ। अब आते हैं ए पे। ए की लाइफ भी 12 साल है, रिन्यूअल फी है 65 और ये है 200। रिन्यूअल फी जो है वो सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे रिन्यूअल फी जो है वो सिग्निफिकेंट है। तो आप मुझे बता दें कि क्या करेंगे, रिन्यूअल पीरियड को कंसिडर करेंगे? रिन्यूअल पीरियड को कंसिडर नहीं करना, खत्म हो गया। अब हमने जो 200 दिया उसको कितने साल पे फिर अमोर्टाइज किया जाए, उसको कितने साल पे अमोर्टाइज किया जाए, बता दें। लाइफ उसकी 10-12 साल है, रिन्यूअल को हमने कहा कंसिडर नहीं करना, देखी जाएगी बाद में जब रिन्यूअल टाइम आएगा करवाना है कि नहीं करवाना। तो अभी फिर कितना टाइम हम जो है अमोर्टाइजेशन के लिए यूज करें? अभी इनिशियली 10 साल हैं तो सिर्फ 10 साल ही। जब हमने कहा रिन्यूअल पीरियड कंसिडर नहीं करना तो वो 10 से ऊपर तो टाइम वैसे ही निकल गया और 10 साल तो बेनिफिट देगा, तो 10 साल इसकी लाइफ ले लेंगे। और बी में भी रिन्यूअल को कंसिडर नहीं करना लेकिन लाइफ इंडेफिनिट है तो इसको अमोर्टाइज करेंगे। लाइफ इंडेफिनिट है तो इसको अमोर्टाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ जी बता दें। इसको भी अमोर्टाइज करेंगे कितने साल पे? 10 साल पे, क्योंकि 10 साल बाद पता चलेगा हम पता नहीं रिन्यूअल पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन अभी हमारे पास 230 मिलियन की लिमिट है कि इससे हम सिर्फ 10 साल तक बेनिफिट ले सकते हैं। तो ए में भी 10 साल लाइफ होगी, बी में भी 10 साल लाइफ होगी और सी की लाइफ 6 साल होगी, उसकी रिन्यूअल को भी नहीं कंसिडर करना। डी में जो है वो रिन्यूअल को कंसिडर करेंगे, 15 साल बन जाते हैं लेकिन बेनिफिट सिर्फ 12 साल आना है, तो उसमें लाइफ होगी 12 साल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 ये हो गए और उधर क्वेश्चन नंबर 11, 12 आपको दिया है 16 का। जरा आज थोड़ा टाइम लगाइएगा, इन सवालों को कीजिएगा, कल फिर इससे आगे चलेंगे इंशाल्लाह। राइट जनाब। ओके, अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।